संसद के मानसून सत्र की आज से शुरुआत। संसद की कार्रवाई से पहले पीएम मोदी ने किया संबोधित। विपक्ष ने सरकार को घेरने की तैयारी की। दिल्ली हाई कोर्ट में आज 6 जज लेंगे शपथ। 44 हो जाएगी जजों की कुल संख्या। हाई कोर्ट के 3 सदस्यीय कॉलेजियम का भी पुनर्गठन होगा। यूपी की बहुचर्चित 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। आरक्षण नियमों में होगी विसंगति प्रकरण पर सुनवाई। और वहीं पश्चिम बंगाल ओबीसी मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट का आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होनी है आज। अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर सरकार बोली जल्दबाजी में नतीजे ना निकाले। विदेशी मीडिया की खबरों से स्वार्थ छिपा है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भूकंप के झटके। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल 3.1 दर्ज की गई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और संसद की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ओम बिरला क्या कर रहे हैं, सुन लेते हैं पहले। संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 6ठी लोकसभा के सदस्य थे। श्री अनंतन एक लेखक भी थे और उन्होंने तमिल भाषा में कई पुस्तकें, लेख और कविताएं लिखी। श्री कुमारी अनंतन का निधन 9 अप्रैल 2025 को 92 वर्ष की आयु में चेन्नई, तमिलनाडु में हुआ। डॉक्टर सुश्री गिरिजा व्यास राजस्थान के उदयपुर संसदीय क्षेत्र से 10वीं, 11वीं एवं 13वीं लोकसभा की सदस्य रही। वह राजस्थान के चित्तौड़ संसदीय क्षेत्र से 15वीं लोकसभा की सदस्य भी थी। डॉक्टर व्यास ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद के रूप में आवास, शहरी तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। डॉक्टर व्यास ने विभिन्न संसदीय समितियों के सभापति और सदस्य के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। डॉक्टर व्यास ने राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष और 15वीं लोकसभा के दौरान लोकसभा में सभापति तालिका के सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं दी। इससे पूर्व वे राजस्थान विधानसभा की सदस्य रही। उन्होंने राजस्थान सरकार के मंत्रिपरिषद के रूप में भी कई मंत्रालयों में अपनी सेवाएं दी। डॉक्टर गिरिजा व्यास का निधन 1 मई 2025 को 78 वर्ष की आयु में अहमदाबाद, गुजरात में हुआ। श्रीमती मीनाती सेन पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 12वीं, 13वीं और 14वीं लोकसभा की सदस्य थी। श्रीमती सेन विभिन्न संसदीय समितियों की सदस्य रही। श्रीमती मीनाती सेन का निधन 3 मई 2025 को 81 वर्ष की आयु में कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुआ। श्री सुखदेव सिंह ढींढसा पंजाब के संगरूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 14वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे राज्यसभा के सदस्य भी रहे। श्री ढींढसा ने केंद्र सरकार के मंत्रिपरिषद के रूप में कई मंत्रालयों में अपनी सेवाएं दी और वे कई संसदीय समितियों के सदस्य भी रहे। इससे पहले वे 4 कार्यकाल के लिए पंजाब विधानसभा के सदस्य रहे। वे पंजाब सरकार में राज्य मंत्री के रूप में भी रहे। श्री सुखदेव सिंह ढींढसा का निधन 28 मई 2025 को 89 वर्ष की आयु में मोहाली, पंजाब में हुआ। श्री छोटे सिंह यादव उत्तर प्रदेश के कन्नौज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 7वीं और 9वीं लोकसभा तथा मोहनलालगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 10वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री यादव विभिन्न संसदीय समिति के सदस्य भी रहे। श्री छोटे सिंह यादव का निधन 13 जून 2025 को 83 वर्ष की आयु में लखनऊ, उत्तर प्रदेश में हुआ। श्री आनंद सिंह उत्तर प्रदेश के गोंडा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 5वीं, 7वीं, 8वीं और 9वीं लोकसभा के सदस्य थे। उन्होंने कई संसदीय समिति
संसदीय समितियों के सदस्य के रूप में काम किया। सिंह ने उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। श्री आनंद सिंह का निधन 6 जुलाई 2025 को 86 वर्ष की आयु में लखनऊ में हुआ। हम अपने पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। यह सभा शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है। माननीय सदस्यगण, दिनांक 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में 26 निर्दोष व्यक्तियों की नृशंस हत्या कर दी गई। आतंकवाद की इस घटना ने पूरे देश ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व की चेतना को आघात पहुंचाया है। ये सभा उन सभी मृतकों के प्रति गहरा शोक व्यक्त करती है तथा आतंकवाद के विरोध भारत की जीरो टॉलरेंस के संकल्प को दोहराती है। माननीय सदस्यगण, 12 जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन जा रहे एयर इंडिया विमान अहमदाबाद हवाई अड्डा से उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में कुल 260 व्यक्तियों की असामयिक मृत्यु हुई, जिसमें विमान में सवार 241 व्यक्ति और 19 अन्य व्यक्ति शामिल हैं। इस दुर्घटना में गुजरात राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री श्री विजय रूपानी जी का भी असामयिक निधन हो गया। ये सभा इस दुर्घटना में मृत व्यक्तियों के प्रति अपनी आत्मिक संवेदना व्यक्त करती है। माननीय सदस्यगण, देश के विभिन्न हिस्सों में अतिवृष्टि, बाढ़, भूस्खलन आदि प्राकृतिक आपदाओं के कारण बड़ी संख्या में जान माल की हानि हुई है। ये सभा प्राकृतिक आपदाओं के कारण दिवंगत हुए व्यक्तियों के परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करती है। अब ये सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में मौन रहेगी। ओम शांति। माननीय सदस्यगण, मैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को भारतीय अंतरिक्ष यात्री श्री शुभांशु शुक्ला के अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के पहले सफल मिशन के लिए सदन की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। माननीय सदस्यगण, इस विषय पर माननीय सदस्यों की भावनाओं के अनुरूप इस सत्र में इस विषय पर व्यापक चर्चा भी होगी। प्रश्नकाल। प्रश्न संख्या 1 श्री प्रदीप पुरोहित। श्री प्रदीप पुरोहित, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 उत्तर सभा पटल पर रखा गया। मैं माननीय सदस्यगण, प्लीज अखिलेश जी इनको बिठाइए प्लीज। एक मिनट बैठिए प्लीज, सुनिए, बैठिए। मणिकम जी बैठिए। माननीय सदस्यगण, ये प्रश्नकाल है और मेरा आग्रह आपसे निवेदन है कि हमें संसदीय परंपराओं को उच्च कोटि बनाने का प्रयास करना चाहिए और प्लीज और ये मिथक तोड़ना चाहिए कि सदन के प्रथम दिन सदन के अंदर व्यवधान पैदा होगा। हमारे प्रयास होना चाहिए कि हम देश की जनता की भावनाओं के अनुरूप, उनकी इच्छाओं के अनुरूप यहाँ सदन में उनकी आकांक्षा रखें, उनकी भावनाओं को अभिव्यक्त करें और महत्वपूर्ण विषय जो देश में घटना घटी है
उन पर व्यापक चर्चा और संवाद हो। इस मिथक को तोड़ना ही चाहिए। मेरा आग्रह आपसे, सदन को आप प्रश्नकाल के बाद प्रश्नकाल जो भी विषय होता है प्रश्नकाल के होते हैं, आप नोटिस दीजिए। ये अखिलेश जी, आप सभी सदस्यों तक तख्तियां लेके नहीं आए। नो, मैं आपको प्रश्नकाल के बाद सब विषयों पर चर्चा करूं। प्लीज बैठिए, बैठिए। नो, ये तरीका उचित नहीं है। सदन के पहले दिन सदन चले, अच्छी चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो। मैं सभी सदस्यों को पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दूंगा। सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है। प्रश्नकाल के बाद प्लीज बैठिए। नो, प्रदीप पुरोहित जी। मैं क्वेश्चन नंबर 1 पे जो माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिए हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। व्यापक मात्रा में उनका उत्तर हमको भेजे हैं। मैं मोदी जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री, इसलिए कि मोदी जी सबका साथ सबका विकास का जो नारा देके 2014 में देश चलाने की शुरुआत किए। कहीं भी कोई स्टेट में कोई भी सरकार हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, उसका कोई मतलब मोदी जी नहीं रखते हैं। कोई भी 2014 से 2019 तक उड़ीसा में बीजू जनता दल का सरकार था, फिर भी केंद्र सरकार, मोदी जी का सरकार पर्याप्त अर्थ उड़ीसा को दिया था। और इसी बारे में क्वेश्चन नंबर 1 के संदर्भ बारे में मैं ये माननीय मंत्री जी से पूरक प्रश्न ये पूछना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी, चूंकि सरकार खेलो इंडिया और राष्ट्रीय खेल विकास निधि NSDF जैसी मांग आधारित योजनाओं के माध्यम से राज्यों को प्रयासों को सफलतापूर्वक पूरा कर रही है, क्या मंत्री महोदय कृपया यहाँ बताने का कष्ट करेंगे कि इन योजना के अंतर्गत स्वीकृत खेल परियोजना की निगरानी और पारदर्शिता की सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय क्या कदम उठा रहे हैं, विशेषकर उड़ीसा राज्य के प्रसंग में? माननीय मंत्री जी, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदस्य जी को बताना चाहती हूँ कि उड़ीसा के राज्य में खेलो इंडिया के माध्यम से हमने लगभग 15 जिलों में खेलो इंडिया के सेंटर दिए हुए हैं। वहाँ पे हमारा खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सेलेंस भी शुरू है और उसके बावजूद खेलो इंडिया की अलग अलग योजनाएं भी हम वहाँ पे प्रारंभ कर चुके हैं। और मुझे लगता है कि खेलो इंडिया के माध्यम से जो हर डिस्ट्रिक्ट में जो सेंटर हमने दिए हैं, सेंटर के मतलब स्टेट डिस्ट्रिक्ट के अनुसार से वहाँ पे हर खेल की शुरुआत हो चुकी है और अगर कुछ अलग उनकी अपेक्षा होगी तो हम जरूर पूरी करेंगे। आप ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करना चाहते हैं? जाओ बैठो, प्रश्नकाल बाद चर्चा कराएंगे। चलो बैठिए, बैठिए सदन के अंदर। हाँ, हर चीज का जवाब देगी सरकार, हर चीज का सरकार ने काम जवाब देंगे। बैठिए आप। प्रश्नकाल के अंदर किसी को बोलने की इजाजत नहीं होती है। माननीय सदस्य प्लीज बैठिए। पूरक प्रश्न 2। माननीय मंत्री जी, आज ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं की भागीदारी तेजी से बढ़ रही है और मिनी स्टेडियम इस दिशा में बहुत सहायक सिद्ध हो रही है। क्या मंत्री जी बताना चाहेंगे कि क्या सरकार खेलो इंडिया योजना के तहत पिछड़े और आकांक्षी जिलों से प्राप्त प्रस्तावों को प्राथमिकता देकर उनके तेजी, स्वीकृति और विकास के लिए कोई विशेष पहल कर रही है? मैं माननीय सदस्य जी को बताना चाहूँगी कि जो मिनी स्टेडियम के बारे में उन्होंने यहाँ पे पूछा है वो राज्य सरकार का विषय है और जो छोटे स्टेडियम है वो राज्य सरकार के माध्यम से पूरे किए जाते हैं। जो केंद्र सरकार के माध्यम से जो बड़ी मांग जो आती है, जो स्टेट गवर्नमेंट को जो सपोर्ट के लिए लगता है, वो राशि हम वहाँ पे उपलब्ध करवाते हैं। लेकिन जो
माध्यम से पूरे किए जाएंगे। डॉक्टर अमर सिंह, नो। आप प्रश्नकाल जैसे महत्वपूर्ण विषय पर जवाब मांगते हो, सरकार जवाब देने को तैयार है। ये सदन है, नारेबाजी करने के लिए आप सदन के बाहर जाओ। सदन में नारेबाजी करना उचित नहीं है। सदन में नियमों से सवाल उठाओ, सरकार जवाब देगी। प्रश्न संख्या 3 विजय कुमार दुबे। माननीय मंत्री महोदय, दुबे जी है, पूछ लिया मंत्री जी, उत्तर सदन के पटल पे रखा है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है। चूँकि पीएम इंटर्नशिप योजना का लाभ विशेषकर देश के किनारे बसे उन पिछड़े जिलों के लिए अति महत्वपूर्ण है जहां की कोई औद्योगिक व्यवस्था नहीं है। असहाय परिवार के युवा यदि कठिन परिस्थितियों में हाई स्कूल इंटर कर लिए तो भी उनको मजबूरीवश मजदूरी करना पड़ता है। अतः क्या माननीय मंत्री जी ऐसे ही जिला कुशीनगर, गोरखपुर ऐसे पिछड़े जहां गत वर्ष मात्र कुशीनगर में 20 बच्चों का स्कोप मिला था कि माननीय मंत्री जी से मेरा प्रश्न है, ऐसे पिछड़े जिले कुशीनगर और अन्य जगह स्कोप को बढ़ाने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे? आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के 1 करोड़ युवाओं को 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को 5 साल के अंदर इंटर्नशिप देगी, जिसमें 10वीं 12वीं ग्रेजुएट तक के जो युवा हैं वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और वो पहले जो पायलट दिया गया है वो देश के 36 राज्यों में इसका विस्तार हुआ और उसके अंदर 1,81,000 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया और उसके अंदर 1,34,000 एप्लीकेंट शॉर्टलिस्टेड हुए, जिसमें उनको ऑफर्स दिया 82,000 युवाओं को ऑफर दिया गया और 28,000 युवाओं ने उसको एक्सेप्ट किया है। तो इसमें हर राज्य के लगभग हर जिले के अंदर इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं और उन्होंने इसमें भाग लिया है, उनको मौका दिया गया है। गोरखपुर में भी माननीय सदस्य का ये प्रश्नकाल है। मैं माननीय सदस्यों से फिर आग्रह करता हूं, वह अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठे। सरकार हर मुद्दों पर जवाब देना चाहती है। सदन चलना चाहिए, सदन पर चर्चा होनी चाहिए, संवाद होना चाहिए। आप तख्तियां लेके नारेबाजी के लिए यहाँ पर नहीं आए। सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है। नियम प्रक्रिया में उठाए गए हर मुद्दों के पर चर्चा होगी। आप प्रश्नकाल नहीं चलने देना चाहते, आप सदन नहीं चलना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो लोकसभा की जो कार्रवाई है वो स्थगित हो चुकी है। 12 बजे तक की ये कार्रवाई स्थगित की गई है। अब तक की आपको ये खबर बता रहे हैं आपको, लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। विपक्ष के हंगामे पर लोकसभा की कार्रवाई स्थगित की गई है और वहीं लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हो चुकी है और कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई उससे होते ही हंगामा शुरू हो गया सदन के अंदर और 12 बजे तक के लिए कार्रवाई स्थगित कर दी गई।
तो आज से लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही की कार्रवाई शुरू हुई थी। लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और वहीं सदन शुरू होने से पहले पीएम मोदी का संबोधन हुआ। मीडिया को ये संबोधन हुआ था। उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर कामयाब रहा और हमने 22 मिनट में ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी ठिकानों को जमींदोज कर दिया। दुनिया ने भारत का सैन्य सामर्थ्य भी देखा। तो तमाम बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन शुरू होने से पहले मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा। और लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे विभिन्न बैठकें। पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित परिवारों पर चर्चा भी होगी। भूमधरी अधिकार को लेकर बैठक भी करेंगे। बिजनौर, रामपुर, लखीमपुर और पीलीभीत में हैं भूमिधर। सुबह 10:30 बजे 5 कालिदास मुख्यमंत्री आवास पर बैठक होगी। जिला दिव्यांग केंद्र की संचालक को लेकर के तैयार कार्य योजना। जिला दिव्यांग केंद्र के संचालक की मुख्यमंत्री समीक्षा करेंगे। और लखनऊ से आपको एक खबर बता देते हैं, बहुमंजिला इमारत गिरने का मामला सामने आया है और 7 दिसंबर 2024 को गिरी थी इमारत। मामले में शासन ने एलडीए से दोषियों की सूची भी मांगी है। हादसे में गई थी 8 लोगों की जान। लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में हादसा हुआ था। अधिकारियों और कर्मचारियों की बताई जा रही लापरवाही। गृह सचिव डॉक्टर संजीव गुप्ता की अध्यक्षता में जांच हो रही है। और लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जाकिर नाइक से जुड़ रहे धर्मांतरण के तार। अवैध धर्मांतरण पर सिमी व पीएफआई की भूमिका की भी जांच होगी। विदेश से फंडिंग के तार भगोड़े कट्टरपंथी जाकिर नाइक से जुड़ रहे हैं और केंद्रीय एजेंसी के अलावा ईडी को मिले अहम सुराग। सिमी व पीएफआई की भूमिका की ईडी जांच कर रही है। बलरामपुर से अवैध धर्मांतरण का सिंडिकेट चला रहा था छांगुर और आयकर विभाग ने बीती फरवरी माह में जताया था
अवैध धर्मांतरण की आशंका और मस्जिद, मदरसों और मजरों के निर्माण को विदेशी फंडिंग केंद्रीय जांच एजेंसी ने सुराग जुटाए थे। यूएई, तुर्की, दुबई, कनाडा, अमेरिका, यूके से जुड़ रहे हैं तार और इस्लामिक देशों से भी फंडिंग के सुराग मिले हैं। तो भारत नेपाल के सीमा के जिलों को भी निशाना बनाया गया। गृह विभाग को भी भेजी गई थी विस्तृत जानकारी और ये पूरी रिपोर्ट। और जाकिर नाइक अवैध तरीके से धर्मांतरण का कुख्यात बताया जाता है। जाकिर नाइक की थी इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन IRF पर शिकंजा कसने के बाद मलेशिया फरार हुआ था। तो धर्मांतरण के तार सीधे जाकिर नाइक से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। भारत नेपाल सीमा के जिलों को निशाना बनाया था अवैध धर्मांतरण के लिए। तो गृह विभाग को विस्तृत जो रिपोर्ट है वो भेजी गई थी। और कुशीनगर में तेज रफ्तार का कहर देखा गया। अनियंत्रित कार का सड़क पर तांडव और एक बाइक सहित 2 स्कूटी सवारों को टक्कर मारी है। तो टक्कर में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों की हालत गंभीर है और मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर किए गए हैं। वहीं पुलिस कार को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। हाटा कोतवाली अंतर्गत परागपुर देवबरिया मोड़ की यह घटना है। और आगरा से खबर, चंबल नदी का जलस्तर कम हुआ है। रात्रि से 2 मीटर हुआ कम और अब 120 मीटर पर पहुंच चुका है। स्टीमर संचालन बंद होने से सुबह से कांवड़िए परेशान और सैकड़ों की संख्या में चंबल घाट पर खड़े कांवड़िए। स्टीमर के संचालन की कांवड़ियों की मांग, स्टीमर ना चलने पर 200 किलोमीटर अतिरिक्त चलना पड़ेगा। पेनाहट चंबल घाट का ये पूरा मामला है, जहां पर चंबल नदी का जलस्तर कम हुआ है।
चंदौली से खबर बता देते हैं आपको। पूर्व जिला पंचायत सदस्य रमेश यादव के पुत्र की मौत बताई जा रही है। लाइसेंसी असलहे से गोली मारकर की आत्महत्या और सूचना के बाद पहुंची सकलडीहा कोतवाली पुलिस क्षेत्राधिकारी मामले की जांच पड़ताल में जुटे हैं। पत्नी से आपसी विवाद के कारण बताई जा रही घटना 2 दिन पूर्व पति पत्नी में कुछ आपस में विवाद हुआ था। नाराज होकर पत्नी अपने मायके चली गई थी। सोमवार सुबह 35 साल की संदीप यादव ने आत्महत्या कर ली। सूचना के बाद परिवार में कोहराम है और मामला सकलडीहा थाना क्षेत्र के पचखरी गांव का बताया जा रहा है। और कांग्रेस अध्यक्ष राज्यसभा से मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कुछ कह, सुन लेते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप 24 बार उन्होंने बाद में सफाई 24 बार उन्होंने कहा मेरे इंटरफियरेंस से मैं समझौता किया तभी ये युद्ध थामा ना, ये युद्ध स्टॉप जो हुआ मेरे वजह से हुआ। अरे देश के साथ ये अपमानजनक है। एक बार का आदमी Leader of the House. Sir, you made your point, sir. You have made your point, sir. Sir, you have made your point. Leader of the House. Sir, Leader of the House. सबसे पहले हाँ, sir, you said so, sir. You have said so, sir. No. One second. The honorable leader of the opposition, 1 second, sir. The honorable leader of the opposition has made his point, and only there are 1 minute. Okay, sir. सर, अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप तो ऐसा बोले और सेना प्रमुख भी बोले कि वरिष्ठ डिफेंस अटैची कुछ बेहद संवेदनशील और हमने 2 महीने Leader of the House. Now, sir, now you have made your point, sir. Only what Leader of the House will go on record. No.
लीडर ऑफ द हाउस, सर लीडर ऑफ द हाउस, सबसे पहले ओनली वोट लीडर ऑफ द हाउस सबसे- विल गो ऑन रिकॉर्ड। ओके, सबसे पहले तो मैं विपक्ष के नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी को सबसे पहले तो मैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी को आज के दिन उनके जन्म दिवस पर उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। दूसरा, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आपके परमिशन से लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को रूल 267 पर आपके ऑब्जर्वेशन पर उनकी क्या टिप्पणी है, इसके लिए आपने उनको परमिट किया। उन्होंने रूल 267 के संवैधानिक विषयों पर चर्चा नहीं की, वह उस विषय पर चर्चा करने लगे, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, जिसके बारे में एक मिनट मैडम जी शांत रहिए, शांत रहिए प्लीज। देखिए, तर्क में अपनी ताकत होती है, चिल्लाने की जरूरत नहीं होती, प्लीज द लीडर, चिल्लाने की जरूरत नहीं होती है। नो नो सर, आस्क देम टू स्टॉप। लेट अस हैव गुड डिबेट। अरे क्यों चिल्ला रहे हो भाई? एक मेरा ऑनरेबल तर्क मेंबर तो सुन लो। One second, honorable members, when LOP was speaking, there was silence. Please listen to leader of the house. सर, श्री मैं ये कह रहा हूं नड्डा जी कि खड़गे जी ने ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम के डिस्कशन के माइन्यूट डिटेल्स को डिस्कस करना शुरू कर दिया। वह नियम के विरुद्ध इसलिए है क्योंकि आपने 267 में उनको परमिशन दी थी कि वह संवैधानिक विषय पर चर्चा करें। नंबर एक, सभापति जी। दूसरा, इस हाउस को और इस हाउस के माध्यम से देश में कहीं यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहती। हम चर्चा करेंगे, हर तरीके से करेंगे, और ऑपरेशन सिंदूर के सारी पॉइंट्स को देश और दुनिया के सामने रखा जाएगा। और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि आज दिन तक आजादी के बाद इस तरीके का ऑपरेशन नहीं हुआ जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ इट, बट आई वुड लाइक टू टेल यू। अरे गुस्सा मत करो भैया, अरे गुस्सा मत करो। नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, वट एवर आई विल से दैट विल गो ऑन रिकॉर्ड, यू शुड नो। तो मैं ये बता रहा हूं कि सभापति जी श्रमिक भट्टाचार्य ने ऑन अवर ओन अंडर रूल 167 ऑपरेशन सिंदूर के बारे में चर्चा रखी है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आप समय तय करेंगे। भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में हर बात की चर्चा करने के लिए तैयार है और हम चर्चा करेंगे। ऑनरेबल मेंबर्स, एक सेकंड प्लीज, first ask the members, ask nothing. Honorable members, एक सेकंड सर, I have not given permission to. I am having mic for myself at the moment. Only. No. This is political. The government is ready for discussion. The government is ready for comprehensive discussion. I will meet with the leaders, settle for a discussion, and I will ensure full-fledged discussion for as much time as you want. No, I think the house is getting into disruption. Honorable members, it is not a good practice. The government has agreed to have a full-fledged discussion on Operation Sindoor. I have admitted the motion. I will discuss with the leaders
noon. और अभी आप सुन रहे थे जेपी नड्डा को भी। जेपी नड्डा ने साफ तौर पर कहा, जिस तरह से हंगामा राज्यसभा सदन के अंदर देखा गया, जेपी नड्डा ने कहा चर्चा में अपनी ताकत होती है और हंगामा करने से कुछ नहीं होता है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजधानी लखनऊ से आ रही है खबर, बता देते हैं आपको। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में सुनवाई होनी है आज, और सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। शिक्षक भर्ती में आरक्षण में विसंगति का आरोप लगा था। सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से पक्ष भी रखा जाएगा। तो खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की राजधानी लखनऊ से खबर। 69,000 सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है और हजारों अभ्यर्थी फैसले का इंतजार कर रहे हैं। आरक्षित वर्ग के पक्ष में फैसला सुनाया गया था, लेकिन आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट फैसले से निराश थे। अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र भी लिखा था, जिसको लेकर के आज सुनवाई होनी है। और गाजियाबाद के प्रसिद्ध दूधेश्वर नाथ मंदिर में देर रात से हो रही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें और शिव भक्तों ने भक्तिभाव से दर्शन और जलाभिषेक भी किया है। नारायण गिरी महाराज ने मंदिर का पौराणिक इतिहास साझा किया और साथ ही साथ ये बताया है कि ये मंदिर प्राचीन काल से आस्था का एक केंद्र बना रहा है। है और हम मौजूद हैं गाजियाबाद के प्रसिद्ध मंदिर दूधेश्वर नाथ मंदिर में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं मंदिर के महंत जी नारायण गिरी जी, जिनसे बात करेंगे। सर, कल योगी जी भी आए थे गाजियाबाद, क्या कहेंगे और किस तरीके की यहाँ पर सेवा की या व्यवस्था की बात करते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जी तो हर एक व्यक्ति का चिंता करते हैं। महाराज जी का कल 7 बजे करीब मेरे पास में फ़ोन आया था कि मैं दिल्ली से चलूँगा, तो गाजियाबाद में जो उत्तर प्रदेश का द्वार है और प्राचीन मंदिर दूधेश्वर नाथ मंदिर है, इसका पूजा अभिषेक करके फिर मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। पूरा कावड़ियों का मेला का निरीक्षण करूँगा और उत्तर प्रदेश में जो कावड़ मेला जो आज से प्रारंभ हो रहा है 3 दिन का जो है, तो इसको विशेष रूप से महाराज जी पूरा कावड़ियों को ऊपर पुष्प वर्षा करने के लिए और जो कुछ कालनेमी के रूप में कावड़ियों के बेस में कावड़ को बदनाम करने के लिए जो तपस्या साधना करके कावड़ लाते थे, उनको भी बदनाम करने के लिए कुछ षड्यंत्र रच रहे हैं देश में। तो ऐसे लोगों को सचेत करने के लिए और सावधान करने के लिए महाराज जी ने पूरा कावड़ मेला का पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो है पूरा दौरा किया महाराज ने। महंत जी, मंदिर के महत्व की बात करें या विशेषताओं की बात करें तो क्या विशेषताएं हैं? क्योंकि लंबी लाइनें लगती हैं और गाजियाबाद की बात करें, एनसीआर की बात करें तो बहुत प्रसिद्धि जो मंदिर की बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। लोगों का कहना है कि मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। ये रावण के पिता विश्वेश्वरवा द्वारा स्थापित है और यहाँ बोलते हैं कि भाई श्रीपंत दशनाम जूना अखाड़े की तरफ से 28 समाधियाँ लगी हुई है। तो बोले शिव का वास या शमशान में होता है या कैलाश में, तो यहाँ पर पवित्र शमशान बना हुआ है। तो विशेष रूप से यहाँ पर स्वयंभू जो है शिवलिंग है, रावण के पिता ने इसको लिंग को स्थापना किया था, विश्वेश्वरवा ऋषि ने स्थापित किया था। उसके बाद कालांतर में बहुत बड़ा टीला बन गया, तो यहाँ पर जो है कैला गांव की गाय आती थी, तो यहाँ खुदाई हुआ तो यहाँ शिवलिंग निकला, तो दूध से परमेश्वर दूधेश्वर और शिवाजी महाराज ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया था। वर्तमान में धर्मपाल गर्ग जी ने इसका जीर्णोद्धार किया है। तो प्राचीन मंदिर है हमारा जूना अखाड़ा की परंपरा से। मैं पहले महंत वैनीगिरी जी थे और मैं 16वां महंत यहाँ पर हूँ। तो इस तरह से जो बहुत प्राचीन बहुत कथाएँ हैं, बहुत चीज़ें
तो विशेष महंत जी, आज भक्तों को क्या संदेश आप हमारे के न्यूज़ के माध्यम से देना चाहते हैं सावन के महीने में? भगत क्या है कि वो तो बहुत श्रद्धा से भावना से आते हैं और आज के समय में हर भगत हर चीज़ को समझता है। हम तो भक्तों का सेवा में लगे हुए हैं, उनको संदेश नहीं देना कोई देना चाहते हैं। संदेश तो भगत हम ही देवे कि हम लोग व्यवस्था में लगे सेवक क्या संदेश दे। तो इस तरह विशेष रूप से भगत जो स्वयं समझदार है और भावना से और भक्ति भाव से मंदिर में जो आएगा वो समझदार आएगा, वो ना समझ तो आएगा ही नहीं। तो इसलिए भक्तों को तो क्या संदेश हम लोग को लेना है, देना नहीं है जी। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ दुधेश्वरनाथ मंदिर के महंत नारायण गिरी जी महाराज, जिन्होंने कहा कि जो मंदिर है काफ़ी प्राचीन मंदिर है और मंदिर को रावण के पिता ने स्थापित किया था। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से मंदिर का महत्व लगातार बढ़ रहा है और भक्तों की बात करें तो भारी संख्या में यहाँ पर भक्त पहुँचते हैं और कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पहुँचे थे। जयवीर मावी, के न्यूज़, गाजियाबाद। और गोंडा जनपद के लेखा विभाग में तैनात लिपिक अनुपम पांडे का तरबगंज से भाजपा विधायक प्रेम नारायण पांडे ने गंभीर आरोप लगाए। विधायक ने लिपिक पर धन उगाही, फर्जीवाड़ा और अनैतिक तरीकों से अकूत संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भी लिखा। प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने देवीपाटन मंडल के कमिश्नर को निर्देश दिए कि मामले की जांच किसी सक्षम अधिकारी से करवाई जाए और रिपोर्ट जल्द ही प्रस्तुत की जाए। भाजपा विधायक का आरोप है कि लिपिक ने अपनी पत्नी की फर्जी नियुक्ति कराकर वेतन प्राप्त किया, बेटी को लिपिक पद पर दिखाकर भुगतान लिया और खुद पद पर रहते हुए 1 माह तक दुबई में रहे और महंगी गाड़ियां, मोबाइल, ज्वेलरी और नौकरों के खातों में काली कमाई जमा करने जैसे कई गंभीर आरोप भी लगाए। मामले ने शासन प्रशासन में हलचल मचा दी है। और कानपुर से खबर, कानपुर के प्राचीन मंदिर श्री आनंदेश्वर मंदिर में सावन के दूसरे सोमवार को भक्तों का तांता लगा हुआ है। मंदिर में रात 1:30 बजे के करीब मंगला आरती के बाद पट खोले गए और मंदिर प्रशासन के अनुसार सुबह 7 बजे तक 50,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। मंगला आरती के समय में ही मंदिर के बाहर 20,000 से अधिक भक्त कतार लगाए खड़े थे और मंदिर प्रशासन का अनुमान ये है कि सावन के इस दूसरे सोमवार पर 2 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन करेंगे। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बनी रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़।